डाल देंगे, तो आप वो भी ज्वाइन कर सकते हो। और सबसे इंपॉर्टेंट है कमेंट करके बताना कि आपके कितने मार्क्स आए, ठीक है? आर यू रेडी? चलो, सो पहले सी था नॉमिनल जीडीपी वाला, जीडीपी एट करंट प्राइसेस, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का वाले का जवाब डी था। फिर थर्ड का एपीसी ए था। थर्ड मतलब आपको सवाल लिखना पड़ेगा, आपका सवाल कुछ अलग हो सकता है आपके क्वेश्चन पेपर में। फोर्थ का सी था पेसिमिस्टिक वाला, इकोनॉमी फेसेस कॉन्ट्रैक्शन व्हाइल यूजिंग द इनकम मेथड, कमीशन एंड ब्रोकरेज इंक्लूड होगा, बाकी को इंक्लूड नहीं होगा। सिक्स यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने मिस्टेक किया, 400 आएगा, चेंज इन स्टॉक था वो नेगेटिव था क्योंकि 300 का 200 था तो -100 होने वाला है, वो करेक्ट है। सेवंथ का ए लीडिंग इंडिकेटर, क्योंकि आगे जाके आपके क्या होने वाले हैं, प्राइसेस एक्सपेंशन आने वाला है। वेरिएबल जो बाद में होते हैं उनको बोलते हैं लैगिंग इंडिकेटर्स। एग्रीकल्चर का जो टैक्स होता है, एक्चुअली तो एग्रीकल्चर इनकम पे टैक्स ही नहीं लगता है, बट जो भी टैक्स होता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट लगाती है, इनकम टैक्स, ठीक है। उसके बाद गवर्नमेंट जो डायरेक्ट देती है इलेक्ट्रिसिटी वगैरह, वो एलोकेशन फंक्शन का पार्ट है, मार्केट फेलियर चैप्टर में पढ़ा है। 11th का सी रेगुलर इंटरवल्स पे नहीं होते हैं, इनका जो इंटरवल होता है वो अनडिसाइडेड होता है, तो 11th का सी। 12th का जो जवाब है बिजनेस साइकिल, टेक्नोलॉजिकल शॉक ये एक्सटर्नल है क्योंकि कोई और कंट्री अगर अच्छी टेक्नोलॉजी आ रही है उसमें से हमारा कॉन्ट्रैक्शन आ रहा है, हमारे कंट्रोल में नहीं है। 13 का शिट, हमें गलत जवाब नहीं दूंगा, 13 मैंने मिस कर दिया है। 14 का आएगा फिस्कल डेफिसिट, अगर आप डेट को हटा के डेफिसिट निकालो तो दैट इज फिस्कल डेफिसिट। उसके बाद 16 का आईजीएसटी आएगा, जवाब आईजीएसटी आएगा फॉर श्योर। प्रोग्रेसिव डायरेक्ट टैक्सेशन का बी आएगा, ग्रेटर एबिलिटी टू पे, जो ज्यादा एबिलिटी टू पे रखता है वो टैक्स भी ज्यादा पे करता है। मैथ्स का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया, उसके भी जवाब आप चेक कर सकते हो, टेलीग्राम को ज्वाइन करो, उसमें मैं आंसर शीट डालने वाला हूं। उसके बाद 19 का आएगा डी, कॉपी होने वाला, किसी को कोई मनी क्यों चाहिए रहेगा ना। उसके बाद आरबीआई जो इशू करती है उसको फिएट मनी बोलते हैं। 21 का आएगा 400, क्योंकि मनी मल्टीप्लायर का फॉर्मूला है मनी सप्लाई डिवाइडेड बाय मॉनेटरी बेस। फिर उसके बाद 22 का आएगा ए, जो मैंने टिक किया उनका एडिशन है वो, बाकी का M1 में काउंट नहीं होता है। 23 का आएगा ए एक्सटर्नलिटी, जो पोल्यूशन है क्रिएटेड बाय प्रोड्यूसर फॉर कंज्यूमर एज वेल एज प्रोड्यूसर नेगेटिव एक्सटर्नलिटी, तो उसके लिए गवर्नमेंट कैप एंड ट्रेड लगाती है। उसके बाद फिस्कल का जो ध्यान रखती है फाइनेंस कमीशन होती है, नरसिम्हा जो कमिटी थी उसके हिसाब से एलएफ आया है। बैंक्स, कमर्शियल बैंक्स जो क्रिएट करती है वो होता है क्रेडिट मनी। उसके बाद मनी सप्लाई में पब्लिक में कौन इंक्लूड नहीं होता, ऑफ कोर्स गवर्नमेंट इंक्लूड नहीं होती। 28 या 12 लाख डिवाइडेड बाय 0.15, ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का फॉर्मूला लगा के जवाब आता है 80 लाख। 29 कैश ऑन हैंड जो है बैंक के साथ का वो माइनस हो जाएगा। उसके बाद 30 एमएफ, इसमें अगर एमएसएफ अगर आप जरूरत से ज्यादा लोन ले रही है बैंक तो जो रेट लगाते हैं उसको एमएसएफ रेट बोलते हैं, उसमें पैरेलल इंटरेस्ट ऐड होता है। उसके बाद मिक्स्ड टैरिफ जवाब आएगा, विचएवर इज हायर वाला। कंपाउंड टैरिफ में ऐड करते हैं, मिक्स्ड टैरिफ में विचएवर इज हायर लेते हैं। उसके बाद एस्केलेटेड टैरिफ रॉ मटेरियल पे कम और फिनिश गुड्स पे ज्यादा लगता है उसको। टेक्निकल मेजर्स में जो इसका आता है, क्या बोलते हैं, हैजार्डस ना हो इसके लिए आता है, उसको बोलते हैं एसपीएस मेजर्स, करेक्ट। उसके बाद कस्टम यूनियन है, यूरोपियन यूनियन एकमात्र ऐसी है जो कस्टम यूनियन की कैटेगरी में आता है। फैक्टर एंडाउमेंट थ्योरी, उसका थ्योरी का नाम हिक्सन ओलिन है, हिक्सन ओलिन आएगा। उसके बाद आएगा जो इंग्रेडिएंट्स पे लगते हैं उसको बोलते हैं टेक्निकल टैरिफ, 37 का आएगा टेक्निकल टैरिफ। बैन करने को एम्बार्गो बोला जाता है, 37 का आएगा सी, 37 का आएगा सी। 38 का डेबिट रिकॉर्ड होने दी है, कंपैरेटिव एडवांटेज की थ्योरी। और इंडियन गवर्नमेंट का जो डेटा है वो एनडीएएफ से फैसिलिटेट होता है, जो इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए गवर्नमेंट ने लॉन्च किया, उसका नाम दिया फ्री इंडिया। एमआरटीपी एक्ट उन लोगों के लिए लाया गया था जो बहुत बड़ी मोनोपोली लेके चल रहे थे, उनके ऊपर लगाम लगाने के लिए इनिशियली एमआरटीपी एक्ट लाया गया था। ये तो 42 तो अपने अपने पुणे में बहुत बोर्ड देखे होंगे। सी, बाकी अर्जेंटीना, इंडिया और मैक्सिको ये सब जी20 का पार्ट है। इन्वेस्टमेंट भी रेसिप्रोकल, मतलब दोनों साइड से वाइज इसको टू वे डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी बोल सकते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा लोचा कर दिया इंस्टीट्यूट ने, ए और डी दोनों जवाब है। अब मुझे पता नहीं इंस्टीट्यूट क्या करने वाली है, अगर आपने ए या डी में से कोई भी आंसर लिखा होगा तो वो काउंट हो जाएगा। उसके बाद कॉटन एंड जूट था जो लॉपसाइडेड ग्रोथ था, मतलब एक ही चीज ग्रो हो रही थी ब्रिटिश लॉ में। सेबी होता है स्टॉक मार्केट से रिलेटेड, कैपिटल मार्केट से रिलेटेड। एटॉमिक एनर्जी में एफडीआई अलाउड नहीं है। मिल्क का प्रोडक्शन प्राइमरी सेक्टर में माना जाता है। इंडिया ने फ्लोटिंग एक्सचेंज 1993 में अडॉप्ट किया था। जो एमएसपी है 1.5 टाइम्स ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन सेंट्रल गवर्नमेंट ने डिसाइड की है। उसके बाद बेसिक प्रॉब्लम वेयर टू प्रोड्यूस, कोई सवाल नहीं होता है, इकोनॉमी में प्रोड्यूस होने वाला है तो बी जवाब आएगा उसका। फाइनेंस मिनिस्टर ने कुछ भी काम किया पूरे देश के लिए करती है, इसलिए मैक्रो इकोनॉमिक्स में काउंट होगा। उसके बाद नॉर्मेटिव साइंस, जहां पे जिस स्टेटमेंट में शुड आ गया वो नॉर्मेटिव साइंस का दूसरे स्टेटमेंट में शुड है, एक के पीछे दूसरा जो भागता है उसको बैंड इफेक्ट बोलते हैं, तो 54 का बी आ जाएगा। फिर 55 का बी इकोनॉमिक्स का नेचर नहीं है, प्योरली थ्योरेटिकल नहीं है इकोनॉमिक्स ऑफ कोर्स। क्या 56 बायर की सब कुछ सुन के चलते कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में, हम उसको बोलते हैं कंज्यूमर सोवरेनिटी। 57 का कैलकुलेट किया है सी, करेक्ट है। एक सेकंड, हां करेक्ट है सी, क्योंकि दोनों इंक्रीज हो रहा है तो पॉजिटिव आएगा। कंज्यूमर सरप्लस प्राइस विलिंग टू पे, प्राइस एक्चुअली पेस। उसके बाद हायर द आईसी, हायर द सैटिस्फैक्शन, प्राइस 3 आएगा। सिट्रिस पेरिबस अदर थिंग्स बीइंग कांस्टेंट तो ए आएगा। द स्लोप ऑफ डिमांड कर्व इज चेंज इन क्वांटिटी डिवाइडेड बाय चेंज इन प्राइस, अभी मैथमेटिकल फार्मूला है, और माइनस इसलिए क्योंकि एक चीज बदलती है तो नेगेटिव जवाब आता है। परफेक्टली इलास्टिक का इंफिनिटी होता है, 63 कैलकुलेटेड पार्ट है, उसका जवाब ए आता है। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक, लैंड इज अ पैसिव फैक्टर, तो वहां पे एक्टिव फैक्टर लिखा है, तो 65 का बी है। 66 का वन सैटिस्फाइंग पावर मतलब यूटिलिटी ऑब्वियसली। 67 का डी है, अगेन कैलकुलेशन पार्ट है, ये पूरा कैलकुलेट किया हुआ है मैंने। उससे 68 का जो आया है जवाब एवरेज प्रोडक्ट, तो बी आएगा, 6 का बी आएगा करेक्ट एवरेज प्रोडक्ट। 69 का डी आएगा 44। 70 का ए आएगा। 71 इंटरनल, क्योंकि फर्म को होने वाले फायदे इंटरनल होते हैं, इंडस्ट्री को होने वाले फायदे एक्सटर्नल होते हैं। 72 का एनवलप कर लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर। 73 कॉप डगलस ने दी वो थ्योरी मैक्सिमम अमाउंट ऑफ आउटपुट वाली। उसके बाद शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर नीचे जाता है तो मार्जिनल कॉस्ट, अगर मार्जिनल कॉस्ट इज लेस देन एवरेज कॉस्ट, जब एवरेज कॉस्ट नीचे जाता है तो लेस देन आएगा पक्का। बहुत सारे सेलर्स और प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन है तो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन आ जाएगा। ये तो 76 का बेसिक फार्मूला था, डी ए आर इंटू ई माइनस 1 अपॉन ई। उसके बाद जब डिमांड और सप्लाई दोनों बढ़ेगा तो क्वांटिटी बढ़ेगा, प्राइस के बारे में कुछ बता नहीं सकते, तो 78 का आएगा सी। 79 में अगर आप देखो तो एमआर इज इक्वल टू एमसी और एमसी शुड कट एमआर फ्रॉम इट्स बिलो, तो क्या पॉजिटिवली स्लोप होना चाहिए, तो क्या फर्स्ट वाली कंडीशन और फोर्थ वाली कंडीशन एट अ टाइम सैटिस्फाई होनी चाहिए। जो कॉस्ट पास में होगी उसको बोलते हैं संक कॉस्ट। प्राइस इलास्टिसिटी परफेक्ट कंपटीशन में हॉरिजॉन्टल डिमांड कर होता है तो इनफिनिट आएगा। डाउनवर्ड स्लोपिंग एंड हाईली इनइलास्टिक, इनइलास्टिक इसलिए क्योंकि मोनोपोलिस्ट कितना भी प्राइस बढ़ाते हैं डिमांड कम नहीं होती, क्योंकि आपके पास अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट नहीं, तो आप शिफ्ट नहीं हो सकता है बेटा। पर वैसे एग्रीकल्चर इनकम पे अब वो टैक्सेस उन्होंने क्लैरिफाई नहीं किया है कि इट इज इनकम टैक्स और विच टैक्स, वैसे स्टेट गवर्नमेंट भी लेवी करती है, सेंट्रल भी, स्टेट भी आ सकता है जवाब बेटा, पर वैसे तो एग्रीकल्चर इनकम टैक्स नहीं होता, तो सवाल ही बाय डिफॉल्ट गलत है। इंटरमीडिएट सितंबर 25 के लिए एक वीडियो प्लीज, किस कॉन्टेक्स्ट में वीडियो चाहिए थोड़ा सा क्लैरिफाई कर दो। हाँ 83 जहां पे एक सेलर होता है उसको मोनोपोली बोलते हैं और जहां पे एक बायर होता है उसको मोनोपोसोनी बोलते हैं। डी आउट ऑफ सिलेबस था, पढ़ाया एग्जाम में। उसके बाद ये मार्जिनल रेवेन्यू का बेसिक था, 10 आएगा उसका जवाब। एवरेज रेवेन्यू आल्सो नोन एज डिमांड कर्व, विद अ डिक्रीज इन डिमांड देयर इज अ डिक्रीज इन इक्विलिब्रियम प्राइस एंड क्वांटिटी, डिमांड एंड सप्लाई, डिमांड कम होगी तो क्वांटिटी भी कम होगी और प्राइस भी कम होगी।
अगर आपका एवरेज रेवेन्यू एवरेज कॉस्ट से ज्यादा है तो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट बोला जाएगा उसको। सोप्स एंड डिटर्जेंट की इंडस्ट्री जो है वो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, मैक्सिमम क्लासेस वाले जो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन पढ़ाते हैं तो ये वाला एग्जांपल लेते हैं। तो कंजम्पशन फंक्शन किस पर डिपेंड करता है? आपकी इनकम पे, डिस्पोजेबल इनकम पे, क्योंकि आपका टैक्स जाने के बाद की जो इनकम होती है उसे आप कंजम्पशन कर सकते हो। कंट्री के अंदर जो प्रोड्यूस होता है उसको बोलते हैं जीडीपी। जीडीपी अगर जीडीपी एट मार्केट प्राइस इज ग्रेटर देन जीएनपी एट मार्केट प्राइस तो एनएफआई नेगेटिव आएगा, तब ये पॉसिबल है। सप्लाई अगर ज्यादा बढ़ता है डिमांड से तो क्वांटिटी पक्का बढ़ेगी, सॉरी प्राइस कम होगी और क्वांटिटी बढ़ेगी। क्वांटिटी के बारे में गलत दिया हर जगह पे, तो डी जवाब आएगा, जिसमें क्लियरली बोला है कि प्राइस कम हुई है, तो वो करेक्ट जवाब है डी। अच्छा हर्षित आपका सितंबर, अभी तो सीए फाउंडेशन का जनवरी सितंबर, ओके 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 ओके। नहीं नहीं नहीं, सिर्फ क्लासेस करके कभी नहीं होता। मेरे जो स्टूडेंट है सीए इंटर के, उनको मैं इमीडिएट बेसिस पे